शो में। शहबाज शरीफ की 2 रेफरेंसेस में जमानत मंजूर, फौरी रिहाई का हुक्म। अब आ रही है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास, 7 इन्वेस्टिगेशंस, 13 इंक्वायरीज की मंजूरी। नैब इजलास में बदउनवानी के 3 अहम रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आज नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। एहतसाब के हवाले से बड़ी अहम खबरें आपके साथ आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे, रेफरेंसेस और डॉक्यूमेंट्स के साथ। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग, जिसका हवाला कल भी नैब ने एक प्रेस रिलीज के जरिए या फिर एक इंफॉर्मेशन के जरिए, एक मैसेज के जरिए मीडिया को दिया था कि आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होने जा रहा है। इस अहम इजलास में जहां तकरीबन 13 इंक्वायरी, 7 इन्वेस्टिगेशंस और 3 रेफरेंसेस फाइल करने की मंजूरी चेयरमैन नैब की जेर सदारत इजलास में दी गई। उन 13 इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन में चंद चीदा अहम सियासी नाम कौन से हैं वो आपको बता देते हैं। जैसे उसमें मिसाल के तौर पे जो इन्वेस्टिगेशंस अप्रूव हुई हैं, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शुजात हुसैन साहब, जो कि साबिक वजीर आजम भी रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन मंजूर हुई है। इसी तरह से चौधरी परवेज इलाही, जो कि इस वक्त पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं और इससे पहले वजीर आला पंजाब रह चुके हैं, उनके खिलाफ। और इस अहम तरीन जो लिस्ट है, इसके अंदर हिना रब्बानी घर साहिबा, जो कि पाकिस्तान की साबिक वजीर खारजा रही हैं, उनके खिलाफ भी एक इंक्वायरी अप्रूव हुई है। इन 13 इंक्वायरियों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा सिद्दीक अल फारूक साहब, जो कि चेयरमैन रहे मतरूका अमलाक बोर्ड के, उनके खिलाफ भी एक इंक्वायरी अप्रूव हुई है। गुलाम रब्बानी घर, जो साबिक एमएन है, उनके खिलाफ भी एक इंक्वायरी जो है उसका अप्रूवल हुआ है। नैब का ये अहम तरीन एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास जो है वो उसकी ये तफसीलात है। उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की बेल रमजान शुगर मिल केस में और इसके अलावा पीएलडीसी आशियाना इकबाल केस के अंदर, दोनों केसेस में उनकी बेल हुई है। फवाद हसन फवाद, जिनके एसेट बियॉन्ड मींस के अंदर बेल रिजेक्ट हुई है, लेकिन फवाद हसन फवाद की आशियाना इकबाल केस के अंदर बेल हो चुकी है। बड़े अहम सवालात हैं जो प्रोग्राम में उठाएंगे। आपको कल हमने दिखाया था वो रेफरेंस, जो कि एसेट बियॉन्ड मींस केस में फवाद हसन फवाद, जो कि एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उनके खिलाफ जो नैब ने जमा कराया था, उसमें तफसीलात और सबूत क्या थे, यह आपको बताया था। आज होने वाली डेवलपमेंट्स पर जहां बड़े बड़े नाम और आ रहे हैं, मेरे साथ पहले आरिफ चौधरी साहब सीनियर एडवोकेट, सीनियर माहिर कानून मौजूद है इस्लामाबाद में, अजहर सिद्दीक साहब और शौकत बसा साहब लाहौर में कुछ देर में साथ होंगे। आरिफ चौधरी साहब, आपसे पहले पूछूंगा, ये नाम तो बड़े अच्छे 4 नाम नजीर आ गए सियासतदानों के, चौधरी शुजात, चौधरी परवेज इलाही, हिना रब्बानी घर, सिद्दीक अल फारूक। सर, बात नामों तक आती है, रेफरेंसेस तक आती है, प्रेस रिलीज तक आती है, ये मामला इस तरह क्यों नहीं बढ़ रहे मंतकी अंजाम की जानिब जिस तरह बढ़ने चाहिए? आपके नजदीक एज ए लीगल एक्सपर्ट कहां पर वीकनेस है, क्या वीकनेस है चौधरी साहब? सबसे पहली वीकनेस तो नैब का इदारा जो है उसके अंदर प्रोसिक्यूटर्स और जो उसके इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात बड़े अरसे से उठाए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई उसकी उस अंदाज में तदवीन नहीं की गई, उस तरफ तवज्जो नहीं दी गई जिस तरह तवज्जो दी जानी चाहिए थी। ये सबसे पहला। दूसरा, पाकिस्तान का अपना एक सिस्टम है जिसमें आपको एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो नैब के रास्ते में भी आती हैं। तीसरा, हुकूमत की इस अंदाज का सिवाय रेटरिक के कोई अमली तौर पर यानी कोशिश ना होना, जो इसको नैब को इन्फोर्स किया जाए। और नैब की के बारे में अक्सर आज़म सदीक साहब भी कहते हैं कि इन्हें ऑटोनॉमी दी जाए, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। देखिए, आप इतना बड़ा इदारा बना दिया है और उसके ज़िम्मे इतने बड़े काम है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े लोग जो है, सबसे बड़े लोग, उनके खिलाफ यानी केसेस चलाना, तो उसके लिए आप उन्हें अगर ताकत नहीं देंगे, इख्तियार नहीं देंगे और उनको फाइनेंशियली ऑटोनमस नहीं करेंगे तो वो क्या कर सकेंगे? तो अब तक एक और काम जो नैब का है वो ये है कि नैब बहुत सारे सुराख रोज़ हर जगह खोल रही है, फलां की इंक्वायरी, फलां की इंक्वायरी, मंतकी अंजाम तक केसेस को पहुंचाए बगैर बहुत सारी इंक्वायरीज जो है वो खोलना, मैं नहीं समझता कि किसी सूरत में भी कोई नतीजा खेज हो सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि बहुत सारे के सारे केसेस नैब के केसेस नहीं हैं। नैब के साथ 2 दूसरे इदारे FIA है
और इसके अलावा एंटी करप्शन जो है प्रोविंशियल सतह पे, उनको इंडिपेंडेंट करके उनके इख्तियारात में इजाफा करने के बाद उनके पास भी बहुत सारे केसेस जो निचली सतह के हैं वो उनके पास भेजे जाए, ताकि नैब के ऊपर प्रेशर बढ़े, यानी बड़े की बजाय कम हो, बढ़ने ना पाए। तो इस सूरत में जब तक आप इसकी तकसीम नहीं करते उस वक्त तक मैं समझता हूं कि ये मसाइल इस तरह रहेंगे। आरिफ साहब, मैं एक चीज अगर आपसे पूछूं, क्योंकि जो नाम इस पर हैं ये 13 इंक्वायरीज हैं, 7 इन्वेस्टिगेशंस हैं, 3 रेफरेंसेस हैं, इसमें चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही का नाम भी है, सिद्दीक अल फारूक और हिना रब्बानी खर, ये जो आप पिक्चर्स में देख भी रहे हैं ये तो है, लेकिन ज्यादा अहमियत एज अलाइड पार्टनर्स, कोलिशन पार्टनर्स, पीटीआई गवर्नमेंट दोनों बड़ी अहम शख्सियात हैं। क्या आपको लगता है ये आपने जिस तरह कहा बड़ा अच्छा कि नए होल खोल देती है नैब, तो इन लोगों को अपनी बेल की तरफ जाना चाहिए क्या? इन्वेस्टिगेशन के मामले पहुंच गए यहाँ पे इंक्वायरी से इन दोनों शख्सियात को, आपको आपकी लीगल क्या ओपिनियन है? जो बेल का मामला है जी, बेल का मामला उस वक्त तक नहीं आता जब तक के केस जो है वो किसी समत ना जाए, यानी मतलब महज इंक्वायरी शुरू होने की बुनियाद पर तो बेल होती नहीं है। इंक्वायरी के बाद बेल का मरहला जो है वो उस वक्त आएगा जब रेफरेंस तैयार हो जाएगा। उस वक्त अगर आप, चूंकि उससे पहले जब नैब आपको पकड़ती है तो बेल का कॉन्सेप्ट इसमें बेल बिफोर अरेस्ट का भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब तक जो कुछ हुआ है यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन की चौधरी शुजात और परवेज इलाही की इन्वेस्टिगेशन अप्रूव हुई है आरिफ साहब, कतई कलामी, लेकिन ये इंक्वायरी हो चुकी थी, अब इन्वेस्टिगेशन अगले स्टेज में, इन्वेस्टिगेशन की अप्रूवल की बुनियाद पर बेल नहीं हो सकती। अच्छा, नहीं हो सकती बेल, नहीं हो सकती, ना वो अदालत में जा सकते इस बुनियाद पर, चूंकि इन्वेस्टिगेशन से रोका नहीं जा सकता। और इन्वेस्टिगेशन का कतर ये मतलब नहीं है कि वो फौरी तौर पर गिरफ्तार हो जाए, क्योंकि इसके बाद इस तफ्तीश के 2-3 टीयर्स हैं। अच्छा। अभी तक इंक्वायरी अप्रूव हुई है, उसके बाद फिर उन्हें कन्फ्रंट कराया जाएगा, फिर एक ऐसा मरहला आएगा जब अगर नैब ये महसूस करेगी कि इंक्वायरी प्रॉपरली नहीं हो रही, इन्वेस्टिगेशन जो है जिस तरह होनी चाहिए उसके रास्ते में रुकावटें हैं, जिस तरह की जस्टिफिकेशन उन्होंने शहबाज शरीफ के केस में दी थी, उस तरह की जस्टिफिकेशन जब तक नहीं आती उस वक्त तक नैब जो है उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन जब वो जस्टिफिकेशन आएगी तो उस वक्त जाके वो बेल। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि मैं इससे पहले कि हमेशा ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन ये इन्होंने लिखा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इस प्रेस रिलीज में कि इस बारे में तफसीलात अवाम को फराहम की जाए जो तरीका गुज़श्ता कई बरस से राइज है, जिसका मकसद किसी की दिल आजारी मकसूद नहीं है। तो तमाम इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन मुबैना इल्जामात की बुनियाद पर तो वजाहत भी की है नैब ने कि हम जो है इस पर दिल आजारी नहीं चाहते किसी की, ये मुबैना इल्जाम की बुनियाद पर शुरू की गई है, हतमी नहीं है, और ये तमाम मुतलका अफराद इसका मौक़िफ़ मालूम करेगा नैब, इसके बाद कार्रवाई होगी। तो पहले तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता था कि ये इल्जाम है, अब जो है उन्होंने पहले बयान किया है कि जी दिल आजारी नहीं कर रहे हम किसी की। ये आरिफ साहब, ये थोड़ा चेंज हुआ है नैब के एटीट्यूड में प्रेस रिलीज के अंदर। मैं आपसे सफियान साहब अर्ज करूं कि इस तरह जो है दिल आजारी से आप नहीं बचा सकते किसी को। उसकी वजह यह है कि इंक्वायरी का तस्वर यह है कि जब आप नैब की इंक्वायरी शुरू होती है तो उसका बहुत ज़्यादा हाइप उसकी क्रिएट हो जाती है और लोगों के जहनों में उन लोगों के बारे में सवालात बिल्कुल उठने शुरू हो जाते हैं कि इन्होंने करप्शन की और करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए माल बनाया है। लिहाजा आप ये दिल आजारी वाला मामला तो छोड़े। पहली बात तो यह है कि ज़रूरी नहीं होता कि आप ये जो उनके फैसले हैं नैब के, ये भी ज़रूरी नहीं था कि ये उसको अफशा करते। जब इंक्वायरीज वो कर रहे हैं खुद ब खुद पता चल जाता है कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन ये है कि जब उन्होंने इंक्वायरीज अप्रूव की हैं और प्रेस को ये सारी इंफॉर्मेशन आई है तो फिर उसके बाद छोड़ें। यहाँ दिल आज़ारी की बात तो यानी बहुत दूर की बात है, यानी यहाँ तो लोगों को पुलिस का जो दूसरा कानून है जिसमें FIR दर्ज करने के फौरी बाद किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सालों साल वो जेलों में काटता है और उसके बाद जाके कहीं पता चलता है कि वो बेगुनाह था, बल्कि बाज़ औक़ात तो सज़ा भी ले जाता है। तो इसमें या तो आप इस तरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए जिसमें किसी भी बेगुनाह को आप सज़ा ना दें, और अगर किसी बेगुनाह को सजा मिले तो उसके लिए जिसने जो जिम्मेदार है उसको बाकायदा आप उसके लिए अकाउंट फार करें और वो बड़ी मुझे ब्रेक की तरफ पढ़ना। आप सही कह रहे हैं, दिल आजारी से बच नहीं सकते महज एक जुमले से। आपकी बात जो है सो बजाय इस ब्रेक के बाद आते हैं तो मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने लगा हूं, रेफरेंसेस हैं नैब के जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ थे, रमजान शुगर मिल केस और आशियाना इकबाल केस। वो उसमें क्या आपको दिखाना चाहते हैं हम आपको बताएंगे डॉक्यूमेंट्स में क्या है जी। और आज जो बेल हुई है इसमें नैब की प्रोसिक्यूशन का फेलियर कितना आया हुआ है ये भी हम करते हैं बेनकाब। इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन सवालात, अहम तरीन नैब के हवाले से डेवलपमेंट्स, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, आज होने वाली इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस, रेफरेंसेस, अप्रूवल्स सब सामने रखे हैं आपके। एक सप्लीमेंट्री रेफरेंस आपके सामने हम रख रहे हैं जो कि आशियाना इकबाल केस का है। इसमें आप जो इस वक्त फहरिस्त देख रहे हैं वो अक्यूज्ड की है। मैं सवाल जो अब उठाने लगा हूं, मेरे साथ शौकत बसर साहब भी आ चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और आरिफ चौधरी साहब को आप सुन रहे थे, अजहर सिद्दीक साहब भी कुछ ही देर में साथ होंगे। तो इस डॉक्यूमेंट में अगर आप देखें तो पहले नंबर 2 पर शहबाज शरीफ साहब हैं, फवाद हसन फवाद साहब हैं। अब इसमें ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया था, ये एग्रीमेंट कैंसिल करने में बतौर इंप्लीमेंटर उनका काम था, इंप्लीमेंटेशन उन्होंने की थी, अप्रूवर या फिर वो फैसला को इख्तियार नहीं था। जैसे मिसाल के तौर पे अहाद चीमा जो अंडर अरेस्ट है, इनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है, जो कि डीजी थे एलडीए के। बिलाल किदवाई जो कि स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट यूनिट जो है एलडीए का, उसके जो थे वो एक्स अप्लाइड इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट थे, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे। इम्तियाज हैदर जो कि सीईओ हैं पीएलडीसी, साबिक सीईओ पीएलडीसी के। शाहिद शफीक आलम फरीदी ये जो है जी ओनर है, प्रोपरेटर है बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग जो कंपनी है उसके। मुनीर जिया और ये है जी नदीम जिया के भाई, और ये भी बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग के जो है इस पर एक एग्जीक्यूटिव है। खालिद हुसैन, इसी की तरह एक अहमद हसन नाम है एक आदमी का, और एक मंसूर चीमा। अब ये वो लोग हैं जो इंप्लीमेंट कर रहे थे इस डील को, या जो भी ये मामला हुआ था, इनका नाम इस अक्यूज में है, इनकी बेल्स रिजेक्ट हुई हैं। नैब ने इस केस को किस तरह प्रोसीड किया, प्रोसिक्यूशन ने क्या किया, ये बड़ा अहम सवाल है। शौकत साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब तनकीद करते रहे नैब के किरदार के ऊपर, आज ये जो हुआ है ये महज नैब की गलती है या ये आपकी तरफ से कोई डील हो गई है शहबाज शरीफ साहब के साथ? आपकी गवर्नमेंट ने फाइनली कह दिया जी आपके हाथ में ही नहीं, किसी और ने डील कर दी, आपको पता ही नहीं चला? बसरा साहब। सिफान, डील का तो सफ़ा फाड़ दें कि तहरीक इंसाफ और जिसके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, जिन्होंने 20-25 साल जद्दोजहद इस बात पे की है कि जो लूट मार और लूट खसूट और करप्शन का बाजार गर्म है, उसके अगर इनके साथ डील ही करनी थी तो फिर मेरा ख्याल में उससे बेहतर है कि वो हुकूमत छोड़ देंगे, प्राइम मिनिस्टर रहने का क्या फ़ायदा फिर। दूसरी बात देखिए, जमानत का मतलब सही केस का फैसला नहीं है। सही कह रहे हैं। मैं आरिफ चौधरी साहब आपके पास सैफान बैठे हैं, सही कह रहे हैं आप, ये कत्ल से बड़ा जुर्म नहीं है, कत्ल से बड़ा जुर्म नहीं है जी। कत्ल में भी मुलजिम को जमानत मिल जाती है। आपको याद होगा ये वही शरीफ बरादरान है, जब सुप्रीम कोर्ट ने जीआईटी बनाई थी तो ये दोनों जफियां डाल रहे थे और एक दूसरे को मोतीचूर मैं जो सवाल पूछ रहा हूं ना वो ये नहीं कि इनको बेल क्यों मिल गई साहब, मैंने सवाल ये पूछा है कि जिन लोगों ने, ये नीचे वाले लोग थे, मुनीर जिया, खालिद हसन, मंसूर चीमा, बिलाल किदवाई, अहाद चीमा, इसके शाहिद शफीक, इम्तियाज हैदर, इनकी बेल रिजेक्ट हो गई। ये फवाद हसन फवाद और शहबाज शरीफ की बेल एक्सेप्ट हुई है। मैं ये सवाल उठा रहा हूं, 12-13 के अंदर मुझे बसरा साहब जी। सैफान भाई, मुझे पता है आप क्या नुक्ता उठाना चाह रहे हैं, मुझे सिर्फ एक फिक्रा दे दें जी। आज इनके स्पोक्समैन बड़ी बगलें बजा रहे हैं। ये वही मियां बरादरान है जो पहले कभी तो फैसलों पे मिठाइयां बांटते हैं, फिर वो यही मियां बरादरान और मुस्लिम लीग नून है जो सुप्रीम कोर्ट पे हमले भी करती है और ये भी कहती है कि जज बुग़्ज़ के भरे हुए हैं। ये 5 लोग फिर ये लॉन्ग मार्च करते हैं और फिर कहते हैं कि जी फैसलों के पीछे कोई और है। बात ये है कि ये वही मियां बरादरान है जो आज बगलें बजा रहे हैं। कल जब इनको सजा होगी फिर ये इस तरह दुश्मन तराजी करेंगे और अदालतों को बुरा भला कहेंगे और इदारों के ऊपर ये हमलावर होंगे। देखें, ये बिल्कुल आप दुरुस्त कहते हैं कि नैब में फ्लॉज मौजूद हैं। अब ये प्रोसिक्यूशन जो है ये वही प्रोसिक्यूशन है जो मियां नवाज शरीफ के दौर में थी। मियां नवाज शरीफ के दौर के अभी भी आज भी प्रोसिक्यूटर्स लगे हुए हैं। मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब को इन चीजों का नोटिस लेना चाहिए, लॉ मिनिस्टर को लेना चाहिए, हुकूमत को लेना चाहिए कि क्या वो कमियां हैं जिसकी वजह से मुल्जमान जो है वो बरी हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े उनके ऊपर इल्जामात होते हैं, अरबों खरबों की लूट खसूट होती है और वो वहां पर या बेल पे चले जाते हैं या बरी हो जाते हैं। और ये जो नवाज शरीफ और उनकी जो बेल हुई है, इसके ऊपर पहली बात तो नैब सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। नैब का कहना यह है कि ये जो फर्दर इंक्वायरी की बुनियाद पर इनको बेल दी गई है, ये बेल नहीं होनी चाहिए थी, मुल्जमान की बेल रिजेक्ट होनी चाहिए। इसलिए मेरे भाई सैफान, आप इसको कोई हतमी फैसला मत समझे। जमानतें कत्ल के मुल्जिमों की भी होती हैं, लेकिन यही मियां बरादरान होंगे। आज मेरी बात नोट रखिएगा, जिस तरह मियां नवाज शरीफ को सजा हुई 7 साल, साबित हुआ कि ये करप्ट हैं, बददियानत हैं, डिसऑनेस्ट हैं, इसी तरह मियां शहबाज शरीफ का भी केस चलना है, शहादतें आनी है। और उसके ऊपर नैब को मैं ये कहूंगा कि अपने प्रोसिक्यूटर्स पे नजर रखें, जहां जहां कोई कमी कुताही फ्लॉज है उनको मुकम्मल करें ताकि मुल्जिम सजा से ना बच सके।
क्योंकि ये जो बड़ा वाज़े केस है आशियाना वाला और फिर रमजान शुगर मिल वाला, उसके ऊपर तो बड़ी क्लियर एविडेंसेस मौजूद हैं कि किस तरह इन्होंने माल बनाया, किस तरह कमीशन खाया, किस तरह जाली कंपनीज बनाई गई, जिस तरह इन्होंने वहां पर आज जो अंदाजा करें ना, अगर लूट मार की है तो वो 2 बच्चे, अगर इनको अदालतें आज बड़ी अच्छी लग रही हैं, अदालतों की तारीफ कर रहे हैं, वो 2 बच्चे जो बाहर बैठे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, जो अपनी वालदा के जनाजे में शामिल नहीं हुए हैं, जो मियां नवाज शरीफ को जब से जेल में पकड़े हुए हैं, जो बहन है उनको मिलने नहीं आए हैं। भाई आप वापस आए। अच्छा, अगर ये अदालतें अच्छी हैं, अदालतों पे आपको इत्मीनान है तो अदालतों का सामना करें। ये तो चले, वो तो सियासी जो आप बात कर रहे हैं वो है भी नून लीग नहीं, लेकिन आपने जो अपनी तरफ से बताया कि कोई डील नहीं हुई है, फिर आप कहते हैं कि हाँ प्राइम मिनिस्टर साहब को जो मेन बात है आपने की है कि नोटिस लेना चाहिए प्रोसिक्यूटर्स का, जिसकी निशानदेही आरिफ चौधरी साहब ने बड़ा वैलिडली, उन्होंने भी बड़ा अच्छी तरह समझाया इस बात को नाजरीन को। दूसरा रेफरेंस जो रेफरेंस है जी रमजान शुगर मिल के हवाले से, जिसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ ये दोनों अक्यूज हैं स्टेट वर्सेस, और ये रेफरेंस भी हम आपको दिखा देते हैं। इसमें जो इल्जाम है कि द गवर्नमेंट रिलीज 360 मिलियन इन 2015 फॉर ड्रेनेज स्कीम ऑफ local abadis in district Chenot, but the said grant was misused and instead utilized for the construction of 9 से 10 किलोमीटर waste water course of रमजान शुगर मिल। इसके बारे में जो उनके वकील ने दलाइल दिए थे कि ये बाकायदा अप्रूवल या प्रोसीजर या कैबिनेट या नेशनल असेंबली और सारे अप्रूवल्स के बाद ये पैसा रिलीज हुआ था, इसमें शहबाज शरीफ का जाती किरदार कोई नहीं था। तो ये बात आरिफ चौधरी साहब बतौर वकील, अदालत में तो चले हम बात भी नहीं करना है और हमें करनी भी नहीं, लेकिन बतौर वकील जब नैब का इन्वेस्टिगेटर अच्छे दलाइल लेकर आता है तो प्रोसिक्यूटर उसको उन दलाइल को कानूनी शक्ल में क्यों नहीं तब्दील कर पाता? यानी वो ऑन पेपर तो बड़े अच्छे सबूत लग रहे होते हैं, ऑन पेपर बड़ी अच्छी बातें लग रही होती हैं, क्या वो दलाइल देने में नाकाम हो जाता है, या वो उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है जैसे आप लोग हैं या बड़े आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस वाले, या क्या मसला क्या होता है, होता क्या उसके साथ चौधरी साहब? बात यह है कि नैब के प्रोसिक्यूटर्स को जो मैंने देखा है, ख़ास तौर पे ये जब मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुना, उससे पहले हाई कोर्ट में भी सुना, तो मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि वो शख्स जो थे, हमारे दोस्त हैं बड़े प्यारे, वो बीमार भी थे, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और उनकी बहन का भी वो अस्पताल में थी, कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज थे और वो इस पोजीशन में नहीं थी कि उस दिन केस आर्ग्यू कर सकते, लेकिन इसके बावजूद नैब ने उन्हें ही पेश किया। और उससे पहले जब वो अदालत में पेश हुए तो उस वक्त भी उनकी हालत ये थी कि हर सवाल के जवाब में वो बिल्कुल यानी अजीब से जवाब देते थे। तो मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि हर प्रोग्राम में जहाँ हमें मौका मिला है, हमने नैब के चेयरमैन साहब की खिदमत में ये गुजारिश की है कि हजूर आप अपने इन्वेस्टिगेटर्स और प्रोसिक्यूटर्स उन पे नज़र भी रखें और उन्हें तब्दील भी करें। और वो लोग जो अरसा दराज से बैठे हुए हैं, मेरे भाई ने भी निशानदेही की, बसरा साहब ने, वो सारे के सारे अपनी अपनी वाबस्तगियों के एतबार से जाने माने लोग हैं। और आप ये 2 चीज़ों को ज़हन में रखें। एक तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि शरीफों के लिए अदालती सिस्टम हमारा अनफ्रेंडली नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहा है हमेशा। और बहुत सारे ऐसे फैसले जो माजी में हुए जिनकी मिसाल तक नहीं दी जा सकती, दूसरे केसेस के लिए साइट नहीं किए जा सकते, वो सिर्फ उन्हीं के लिए थे। तो अदालतों का कसूर इसमें कम है। कोशिश आपको ये उस वक्त भी ज़्यादातर ये हुआ कि आपकी उस वक्त की जो नैब थी उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल्स वाले केस में जाके बयान दे दिया कि हम प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहते, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो मामला ये है कि आप जब तक सही कह रहे हैं, आपने निशानदेही, और आप कह रहे हैं बार बार आपने शोज में कहा है प्रोसिक्यूटर के हवाले से, और हम भी यही तवक्को रखते हैं कि कुछ होगी तब्दीली। लेकिन आपको हम 3 इस वक्त रेफरेंसेस दिखा चुके हैं, 2 रेफरेंस, एक सप्लीमेंट्री रेफरेंस रमजान शुगर मिल का और इसके साथ साथ एक रेफरेंस आपको पीएलडीसी के हवाले से जो आशियाना का दिखा चुके हैं। एक और रेफरेंस भी हमारे पास है जो हम ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको, और फिर सवाल उठाएंगे कि आखिरकार होने क्या जा रहा है, क्या नैब ने तैयारी की हुई है इन केसेस से मुताल्लिक। बेनकाब करते हैं इस ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आपको ये बताया कि नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में आज कौन सी इंक्वायरीज, कौन सी इन्वेस्टिगेशंस, कौन से रेफरेंसेस अप्रूव हुए और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो 2 केसेस रेफरेंसेस के अंदर जमानत पर रिहा हुए हैं, अभी हतमी फैसला नहीं अक्विट नहीं हुए, जमानत पर रिहा हुए। फवाद हसन फवाद जो कि और बड़ी अहम शख्सियत हैं, बड़े प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के और बड़ा अहम और कलीदी ओहदा इख्तियारात के साथ अपने पास रखते थे। फवाद हसन फवाद भी 2 केसेस में है इस वक्त नैब के पास और उनमें से एक केस में उनकी रिहाई हुई है, आशियाना इकबाल केस। दूसरा केस है एसेट बियॉन्ड मींसा केस। और इस रेफरेंस के मुताबिक जनाब फवाद हसन फवाद साहब ने 2.5 करोड़ रुपए आमदनी की है साल 1987, 14 नवंबर 1987 से लेकर 1987 से 2018 के दौरान उनकी कुल आमदनी नॉन सोर्सेस से वो 25 मिलियन है, 2.5 करोड़ रुपए। लेकिन इस अरसे के दौरान जनाब ने एक प्लाजा बनाया 5 अरब रुपए का। इसके अलावा इनके 14 बेनामी अकाउंट्स हैं। इनकी और प्रॉपर्टीज भी रावलपिंडी में जिनकी निशानदेही नैब ने इसमें की है। इनके जो डिपेंडेंट्स हैं, इनकी बेटी आयशा हसन, इनके बेटे सलाल हसन, इनकी वाइफ, उनके नाम पे अलग प्रॉपर्टीज और इसके अलावा इनके भाई और इनकी भाभी के नाम पर अलग प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। तो ये जनाब ने 2.5 करोड़ रुपए का काम जो नौकरी की 87 से 2018 के दरमियान, उससे अरबों रुपए की जायदादें माशाल्लाह बनाई हैं। तो अजहर सिद्दीक साहब, ये कौन सा गुर है? ये आपको पता है? आपको अगर पता होता आप भी बना लेते, मुझे बता दें कुछ कहीं से। आपको पता है कैसे बना सकते हैं इतने सारे असासे? 2.5 करोड़ से आप 5 अरब का प्लाजा बनाए, कैसे बन सकता है ऐसा? कौन सी इसमें टेक्निक लगानी पड़ती है? पाकिस्तान में तो आपको अच्छा, पाकिस्तान में तो पता है फालूदे वाले के, पान वाले के, दही भले के अकाउंट में तो अरबों रुपया तो आप सुनते ही आए हैं। तो ये भी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ऑफशोर कंपनीज, अभी तो शहबाज शरीफ साहब के जो असल ऑफशोर कंपनी या फवाद हसन फवाद की ऑफशोर कंपनीज है इनकी, वो नैब की असल में कैपेसिटी ये नहीं है। नैब के अंदर वही फवाद हसन फवाद के दौर के ऑफिसर्स मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौजूद हैं, प्रोसिक्यूटर भी उन्हीं के दौर के लगे हुए हैं। क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट का तो रोल है नहीं कि नैब को किसी, यानी चेयरमैन नैब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग अभी हो नहीं सकी है। आप इन्हीं में देखें कि ये यानी 56 कंपनियों के अंदर इतनी डिटेल, ये सारा कुछ रिकॉर्ड, वजह ये वाइट कॉलर क्राइम है। अगर आप सिंध के अंदर देख लें, डॉक्टर आसिम देख लें, शजील नाम मेमन की अभी तक जमानत नहीं हो सकी है, उनके भी किसी अकाउंट में भी कोई रोल नहीं है, वो भी जमानत नहीं हुई है, जेल के अंदर है इस वक्त। अब ये जो कि बुनियादी तौर पर आप किन की बातें कर रहे हैं भाई, हमारे मुल्क में आज भी वीआईपी एहतसाब हो रहा है। मैं बड़े अरसे से आपको कहता आ रहा हूं कि यानी आप सिंपल सी शहबाज शरीफ साहब को ले लेना भाई, कि आप देखिए तकरीबन कोई 56, 57 या 58 दिन का रिमांड हुआ, आधे दिन तो इन्होंने यशिये किए वहां प्रोडक्शन ऑर्डर के नाम के ऊपर, और कौन सा फिजिकल रिमांड भाई, कब इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन के लिए कितना वक्त दिया। अच्छा, फिर साहब का मोहतरम जेल चले गए। अब जेल के बाद पिछले 50 दिनों से वो जेल में नहीं है, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। कौन सा असेंबली का इजलास हो रहा है हर रोज, और नैब ने कोई भी प्रोडक्शन ऑर्डर चैलेंज नहीं किया। असूली तौर पर नैब को प्रोडक्शन ऑर्डर अपना जो फिजिकल रिमांड था उसमें करना चाहिए था, जेल से निकल के आए। ये सारे यानी आपने दोहरा एहतसाब का निजाम तो बना दिया। फवाद हसन फवाद में यानी 2, देखिए अगर देखा जाए तो फवाद हसन फवाद की इन्हीं 2 रेफरेंसों के अंदर जमानत होगी। एक जो असासे अपनी आमदनी यानी ज़राया आमदनी से ज़्यादा है, खारिज हुई है। लेकिन अज़हर साहब, आपने एक इंकशाफ किया बातों के दौरान, आप कह रहे हैं कि फवाद हसन फवाद ने नैब में अफसरान लगवाए, वो अफसरान अभी भी मौजूद हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ दिन कबल एक स्टोरी हमारे पास आई थी, नासिर इकबाल साहब जो थे, जो बड़ा जल्दी तरक्की पाई थी, उन्होंने पहले चेयरमैन सेक्रेटेरिएट नैब के बन गए हेड, फिर पिंडी के बने नैब, और उस जमाने बने जो बड़े बड़े केसेस मियां मंशा और सारे वहां पे थे पिंडी के अंदर। तो वो तो हट गए थे, फिर काली भेड़े हमने सुना था हट गई हैं, अभी भी हैं लोग ऐसे जो बैठे हुए। देखिए, आपको याद है गॉडफादर या सिसिलियन माफिया के बारे में बहुत पहले कहता आया हूं, ये बुनियादी तौर पर ये वो लोग तो ये सारे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ, इनकी जड़ें आज भी हैं, कहीं ना कहीं नवाजा हुआ है ना इनको। फोरेंसिक ऑडिट कराया नहीं, नैब का यहां गया था मिसाल के तौर पर, ये नाले के हवाले से बड़े रिकॉर्ड की बात है कि बुनियादी तौर पर बजट सारा जो लगाया इन्होंने, और यहां जो देखने वाली असल बात है, अब मैं गुजारिश ही कर सकता हूं, अब अगर लाहौर हाईकोर्ट का फैसला, मुझे इसका इस हद तक मैं कमेंट तो इस कॉन्टेक्स्ट में करूंगा कि एवनफील्ड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने वादे तौर पर कह दिया था कि डिटेल में फैसला आपने दाना नहीं है। आज भी मुख्तर फैसले में बेल दे दी, डिटेल रीजनिंग लिखनी है। भाई डिटेल रीजनिंग लिखने वाले मेरी समझ से बालत आ रहा है ये बात कि यहां बैठ के आपको शॉर्ट सा फैसला देना है, शॉर्ट से आर्गूमेंट, यानी यहां डिटेल में क्या नैब ने क्या किया बेल छुड़ने की। साहब, नैब के आप क्या कह रहे हैं? नैब के ऊपर के लोग सही हैं, नीचे के लोग खराब हैं, नैब के अंदर खराबी है, बाहर खराबी है। देखिए खुलकर अगर आप बताएं क्या हो रहा है नैब में। देखिए
देखिए 56 कंपनियों का केस है, मैंने पावर प्रोजेक्ट से लेकर मेट्रो ऑरेंज के अंदर अरबों रुपए की करप्शन है। नैब के हवाले से कितनी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो है आपके पास कैपेसिटी बिल्डिंग है नहीं है, ऐसे ताकतवर लोगों को कैसे पकड़ सकते हैं? यानी अगर इन्हें अपने आपको भूल गए हैं कि शहबाज शरीफ ने असेंबली के फ्लोर पे बैठ के चेयरमैन नैब की क्या इंसल्ट किया, बैश किया था, हालांकि रूल्स इजाजत नहीं देते थे, और सारी सियासी जमातें इकट्ठी होकर और पब्लिक अकाउंट कमेटी के नसाब बुला के कहता कि रिकॉर्ड, मेरा रिकॉर्ड को एक दिन के अंदर आ गया। यानी यहां जो बुनियादी तौर पर आपको देखना है, ये इतना आसान काम नहीं है इन लोगों को। अब यहां नैब को ये चाहिए कि अपने कहीं बैठ के रेफरेंस फाइल हो गए हैं, उन्हें डे टू डे हेयरिंग के ऊपर चलाएं बाकायदा, और ये यानी इन रेफरेंसेस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। रेफरेंस के अंदर बजाहिर मुझे नहीं नजर आता, लेकिन उसके लिए जरूरी है साहब, मुश्किल बहुत आसान नहीं है, बड़ा जरूरी है कि जो अजहर सिद्दीकी साहब निशानदेही कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं। आरिफ चौधरी साहब ने भी कहा है, ये भी कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि अंदर जो काली भेड़ें मौजूद हैं उनको निकालें। तो बस साहब ये आप पहुंचाएं आवाज इमरान खान साहब तक, उनके इल्म में खुद भी होगा। ये जो लोग बैठे हुए हैं अभी भी, ये बाकियात हैं या जो भी हैं, इनको हटाएं ताकि केसेस सही तरह आगे बढ़े। बस साहब सैफान, हम तीनों भाई जो बैठे हैं, तीनों वकालत की शोबे से मुंसलिक हैं। ये जो बात आखिर में अजहर सिद्दीकी साहब ने कही है, फिर मैं कह रहा हूँ आपको, इतना मटेरियल मौजूद है, इतनी एविडेंस मौजूद है, जो मियाँ साहबान ने लूट सूट की है उनके साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। बेल, फिर मैं कह रहा हूँ, बेल को आप ये म्यार ना माने। आज इनकी बगलें बज रही है ना, कल जब इनको सजा होगी यही मियाँ साहबान होंगे। आप जो कह रहे होंगे कि देखें जी ये अदालतों ने हमारे साथ जुल्म किया, ये बोझ के मारे, मैं नैब की बात कर रहा हूँ, बार बार ये रिपीट करते हैं। मैं उस पर आ रहा हूँ, देखिए ये डेफिनेटली बात है कि वहां पर प्रोसिक्यूशन को इंप्रूव करने की जरूरत है। जस्टिस जावेद इकबाल साहब जब हमारी हुकूमत नहीं भी थी, उससे पहले उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था कि माजी में कभी भी ये जो हॉली कॉज होते थे, ये लोग प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, चीफ मिनिस्टर लेवल पे, मिनिस्टर लेवल पे इनको हाथ नहीं लगाता था, और उन्होंने उनको हाथ डाला, उन्होंने उनको पकड़ा, उनको अरेस्ट किया, उनको जेलों में डाला। अब ये काम, ये प्रोसिक्यूशन को मजबूत करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये चूंकि ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, लॉ मिनिस्ट्री का है, प्राइम मिनिस्टर साहब को फौरी तौर पे मीटिंग लेनी चाहिए लॉ मिनिस्ट्री की, और वहां चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि वो कौन सी काली भेड़े हैं, वो कौन से लोग हैं जिनको फवाद जैसे लोगों ने लगाया, और वो प्रोसिक्यूशन पे वो फुली तैयार होकर नहीं जा रहे, अपीयर होकर केस को तैयार नहीं कर रहे हैं, और वहां पर ऐसे फ्लॉज छोड़े जा रहे हैं जहां पे उनको शक का फायदा मिल रहा है अदालत को, और उनको बेल दे दी गई है। सही बात। यहां पे बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि हुकूमत वक्त को, और मैं खुद आपकी इस बात को हम सब नोटिस कर रहे हैं। आज हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। लेकिन जो आपने तरीका बताया कि लॉ मिनिस्ट्री बुलाए, इजलास और ये सब करे, आरिफ चौधरी साहब, ये तरीकाकार यही होगा जो बसासा बता रहे हैं, लॉ मिनिस्ट्री बुलाए, इजलास, खान साहब उसको हैंडल करें, इसी तरह से मामला होंगे। और ये 2.5 करोड़ से 5 अरब का प्लाजा सर आप कौन बना सकता है? क्या तरीकाकार होता है आरिफ चौधरी साहब? कुछ इल्म है आपको इस बारे में? आरिफ चौधरी साहब बना लेंगे। बड़ी जरूरी जो है वो मैं शेयर कर दूं आप के नाजरीन के साथ कि ये जो बेल है, इसे बसरा साहब मामूली बात ना समझे, इसीलिए गिरफ्तारी की जरूरत पेश आई थी कि वो टेम्पर विद कर रहे थे एविडेंस के साथ। गवाह जो थे वो गवाही देने से कासिर है, वो उनके लिए इतनी बड़ी मुश्किलात हैं। और जब ये जेल में बज़ाहिर थे, जैसे मेरे दोस्तों ने बताया कि उस वक्त भी ये जेल में नहीं थे, तो अब आप अगर बाहर हैं तो उन हालात में किस हद तक प्रोसिक्यूशन कामयाब हो सकती है? लोगों के अंदर हिम्मत नहीं होती जाके बयान देने की, और ख़ास तौर पे बयानात के मामले में, गवाही के मामले में जब